सेम मार्केट, सेम डे, सेम एक्साइटमेंट, लेकिन एक आईपीओ आपको 3 महीने में डबल कर सकता है और दूसरा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई पुराना इन्वेस्टर चुपचाप एग्जिट ले रहा है अपना पैसा निकाल के। फर्क सिर्फ एक लेटर का है, एसएमई या मेन बोर्ड। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस आईपीओ में पैसा डाल रहे हो तो आप इन्वेस्ट नहीं, गैम्बल खेल रहे हो। दोस्तों, हर आईपीओ एक जैसा नहीं होता और ये सिर्फ कंपनी का साइज का फर्क नहीं है। कभी सोचा है कि जब पेटीएम या लेंसकार्ट जैसी कंपनी आईपीओ लाती है तो उन पैसों में से कितना कंपनी के पास जाता है और कितना किसी पुराने इन्वेस्टर की जेब में? या फिर ये कि एक एसएमई कंपनी सिर्फ 500 करोड़ की है लेकिन उससे 25% स्टेक देना पड़ता है, जबकि 5000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 10% देकर छूट जाती है। ये वो बातें हैं जो टेक्स्ट बुक हमें कभी नहीं बताती। आज हम एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ का पूरा फर्क समझेंगे, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि 3 रियल एंगल से। पहला, रिटर्न्स के नजरिए से, पिछले 10 साल का डेटा क्या कहता है। दूसरा, इन्वेस्टर के नजरिए से, आपका पैसा कहाँ जाता है और रिस्क क्या है। और तीसरा, फाउंडर यानी प्रमोटर के नजरिए से, कंपनी के लिए ये डिसीजन कितना बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे एसएमई आईपीओ का बैकग्राउंड जो टेक्स्ट बुक नहीं बताती। एसएमई एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट इंडिया में नया नहीं है। 2012 में सेबी ने एसएमई आईपीओ के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया और ये आइडिया हमने यूके से लिया, जो दुनिया का पहला मार्केट था जहां डेडिकेटेड एसएमई एक्सचेंज बना। इंडिया इस मामले में दूसरा देश बना। इसके बाद 2013 में बीएसई एसएमई लॉन्च हुआ और 2014 में एनएसई ने अपना एसएमई प्लेटफॉर्म यानी एनएसई इमर्ज शुरू किया। शुरू के 5-6 साल एसएमई सेगमेंट ने स्लो स्टार्ट लिया। सिर्फ 50 से 60 कंपनीज ही अपना आईपीओ लेकर आए, लेकिन सेबी ने आगे चलकर एडिशनल लाइसेंसिंग नॉर्म्स दिए और उसके बाद ये सेगमेंट तेजी से पिकअप हुआ। पिछले 12 से 13 साल की बात करें तो जून 2026 तक लगभग 1496 कंपनीज एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी हैं, जिन्होंने मिलकर अप्रोक्सीमेटली 37,796 करोड़ रेस किए हैं और इनका कंबाइंड मार्केट कैप 2,28,760 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि हर चौथी कंपनी एसएमई एक्सचेंज से मेन बोर्ड में माइग्रेट कर गई है और हर 9 में से 2 कंपनीज ने 30% से ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। ये स्केल इग्नोर करने वाली नहीं है। 38,000 करोड़ का फंड रेज और 2.28 लाख करोड़ का मार्केट कैप छोटा नंबर नहीं है। अब चलिए एलिजिबिलिटी समझते हैं, टेक्स्ट बुक वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी। टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि एसएमई आईपीओ के लिए कंपनी का ऑथराइज पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से कम होना चाहिए और प्रॉफिट 2 करोड़ से ज्यादा। ये बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेन बोर्ड की अपनी अलग टेक्स्ट बुक एलिजिबिलिटी होती है जो आप जनरली जानते हैं। ये तो हुई टेक्स्ट बुक वाली बात। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता क्या है। प्रैक्टिकली एक मार्केट कैप बेस्ड रूल काम करता है। अगर कंपनी का टोटल मार्केट कैप 4000 करोड़ से कम है तो उसे अपनी 25% स्टेक इन्वेस्टर को ऑफर करनी होती है, चाहे वो रिटेल हो, एचएनआई हो या इंस्टीट्यूशनल। मतलब अगर मार्केट कैप एग्जैक्टली 4000 करोड़ के थ्रेशोल्ड पर है तो 25% का मतलब हुआ 1000 करोड़ का आईपीओ और इसमें ऑफर फॉर सेल और फ्रेश फंड रेज दोनों शामिल हो सकते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू 1000 करोड़ ही रहेगी। अब अगर कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ से ज्यादा है तो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वो पूरे 25% डाइल्यूट करे या सिर्फ 10%। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझिए। अगर कंपनी की वैल्यू 5000 करोड़ है और वो सिर्फ 10% ऑफर करती है तो उसका आईपीओ साइज कितना हुआ? 500 करोड़। लेकिन अगर एक दूसरी कंपनी जिसका वैल्यू सिर्फ 2000 करोड़ है तो उससे 25% देना ही होगा और 25% 2000 करोड़ का कितना बनेगा? 500 करोड़। ठीक है, यानी दोनों कंपनीज का आईपीओ साइज सेम रहा, 500 करोड़, जबकि एक कंपनी 5000 करोड़ की है और दूसरी सिर्फ 2000 करोड़ की। सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़ी कंपनी को कम परसेंट डाइल्यूट करने की छूट मिलती है और छोटी कंपनी को ज्यादा परसेंट देना पड़ता है। ये वही प्रैक्टिकल न्यूएंस है जो टेक्स्ट बुक नहीं बताती और इसी वजह से प्रैक्टिकली जो कंपनीज एसएमई में लिस्ट हो रही हैं वो मोस्टली 1000 करोड़ से कम और स्पेसिफिकली 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली होती हैं, चाहे टेक्निकली बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी भी एसएमई चूज कर सके। कुछ बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स दोनों में कॉमन है। दोनों के लिए कंपनी का पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी है आईपीओ से पहले। जनरली 3 साल का बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी है। मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स, ड्यू डिलिजेंस, ये सब दोनों में कंपलसरी है। लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली अलग हैं और ज्यादा लोग नहीं जानते।
पहला, प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट। एसएमई आईपीओ में कंपनी का प्रॉफिटेबल होना जनरली जरूरी होता है। मेन बोर्ड में ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस एलिजिबिलिटी रूट से आ रही है, वहीं प्रॉफिटेबिलिटी रूट से आ रही है या किसी दूसरे रूट से, जैसे कि क्यूआईबी बेस्ड रूट से, जहां प्रॉफिटेबिलिटी की स्ट्रिक्ट स्टार्ट होती है। दूसरा और सबसे बड़ा फर्क है रेगुलेटरी अप्रूवल का। एसएमई आईपीओ को सिर्फ एक्सचेंज यानी बीएससी या एनएससी से अप्रूवल चाहिए होती है, सेबी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। मेन बोर्ड आईपीओ में अप्रूवल सेबी और एक्सचेंज दोनों से लेनी पड़ती है। ये स्क्रूटिनी का एक पूरा एक्स्ट्रा लेयर होता है। इसी तरह अंडरराइटिंग भी एसएमई में मैंडेटरी है, जबकि मेन बोर्ड में ये यूजुअली ऑप्शनल होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिट कमिटी, ये तीनों एसएमई में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मेन बोर्ड में स्ट्रिक्टली मैंडेटरी होते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट का लेवल भी अलग है। अब पहला एंगल समझते हैं, रिटर्न के नजरिए से फर्क, 10 साल का डेटा। तो नंबर गेम देखते हैं। बीएससी का अपना एसएमई आईपीओ इंडेक्स है, जो एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई कंपनीज का पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, और उसके अगेंस्ट बीएससी आईपीओ इंडेक्स है, जो मेन बोर्ड लिस्टिंग को ट्रैक करता है। लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो फर्क साफ दिखता है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स का 10 ईयर कैगर रफली 60% रहा है, जबकि मेन बोर्ड के बीएससी आईपीओ इंडेक्स का 10 ईयर कैगर रफली 18% के आसपास रहा है। 5 ईयर टाइम फ्रेम में भी यही गैप दिखता है। एसएमई सेगमेंट का कैगर 85% प्लस के आसपास है, वहीं मेन बोर्ड आईपीओ का इंडेक्स 5 ईयर कैगर सिर्फ 10% के आसपास। इससे एक मिसकंसेप्शन तो जरूर क्लियर होता है, वो ये कि लोग एसएमई सुनते ही सोचते हैं कि ये तो छोटी कंपनी है, लेकिन अगर कोई कंपनी 100, 200 या 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो वो छोटी तो नहीं है। इंडिया के बड़े लिस्टेड कंपनीज के सामने ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली ये एक सीरियस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। अब दूसरा एंगल समझते हैं, इन्वेस्टर के नजरिए से फर्क। अब फाउंडर का चेयर छोड़ के चलिए इन्वेस्टर की सीट पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी पिक्चर बिल्कुल अलग दिखती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो इन्वेस्टर को समझना चाहिए। एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में पैसा किस तरह रेज होता है, तो समझो, आईपीओ में पैसा 2 तरीके से रेज हो सकता है। एक है फ्रेश इशू, जहां कंपनी नए शेयर्स इशू करके सीधा अपने लिए पैसा रेज करती है, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस, जहां कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलता। एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जैसे कोई प्रमोटर या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचता है नए इन्वेस्टर्स को और खुद एग्जिट ले लेता है। तीसरा ऑप्शन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ फ्रेश इशू, कुछ ओएफएस। एसएमई आईपीओ में ज्यादातर आप देखोगे कि कंपनी फ्रेश शेयर इशू कर रही है, मतलब कंपनी खुद पैसा रेज कर रही होती है। ओएफएस का हिस्सा बहुत कम होता है। वहीं मेन बोर्ड आईपीओ में इसका उल्टा ट्रेंड दिखता है। बड़े आईपीओ में ओएफएस का हिस्सा काफी बड़ा होता है, जैसे कि लेंसकार्ट इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। 2025 में इसका टोटल आईपीओ साइज 7,278 करोड़ था, जिसमें सिर्फ 2,150 करोड़ फ्रेश इशू था और बाकी 5,128 करोड़ ओएफएस यानी आईपीओ का रफली 70% हिस्सा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जैसे कि सॉफ्ट बैंक और कंपनी के फाउंडर्स का एग्जिट था। कंपनी को खुद सिर्फ 30% ही मिला। लेंसकार्ट की आईपीओ वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ थी। पेटीएम का भी सिमिलर पैटर्न था। इसकी 2021 आईपीओ वैल्यूएशन 1.4 to 1.5 लाख करोड़ के बीच में थी और टोटल 18,300 करोड़ के इशू में 8,300 करोड़ फ्रेश इशू था और 10,000 करोड़ ओएफएस, यानी स्प्लिट थोड़ा ज्यादा बैलेंस था, लेकिन ओएफएस का हिस्सा फ्रेश इशू से ज्यादा ही रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी प्योरली ओएफएस था, मतलब कि कंपनी को 1 रुपए भी नया नहीं मिला, सब कुछ एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर का एग्जिट था। लेंसकार्ट प्योरली ओएफएस नहीं था, उसमें फ्रेश इशू भी शामिल था, यानी कॉम्बिनेशन अप्रोच। अक्सर मेन बोर्ड में यही कॉम्बिनेशन अप्रोच ज्यादा कॉमन है। यहाँ इन्वेस्टर के लिए समझने वाली बात यह है कि 25 से 30 साल पहले आईपीओ इन्वेस्टर के लिए एक एंट्री पॉइंट होता था किसी ग्रोइंग कंपनी में। आज के दौर में स्पेशली बड़े मेन बोर्ड आईपीओ काफी बार एग्जिस्टिंग प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर के लिए एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं। तो जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ ये मत देखो कि शेयर प्राइस कितना है, देखो कंपनी किस वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। कई बार शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम होते हैं, लेकिन कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है। इन्वेस्टर को शेयर प्राइस से ज्यादा कंपनी की वैल्यूएशन समझनी चाहिए।
दूसरा सबसे प्रैक्टिकल फर्क है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। मेन बोर्ड आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर का लॉट साइज जनरली 15,000 टू 20,000 के अराउंड रखा जाता है और रिटेल की अपर लिमिट 2 लाख है, यानी एचएनआई के लिए लॉट साइज 2 लाख से ज्यादा होता है और अल्ट्रा एचएनआई के लिए 10 लाख से ज्यादा। एसएमई आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर का लॉट साइज 1 लाख से 2 लाख के बीच रखा जाता है। ये सभी जानबूझकर ज्यादा रखते हैं ताकि सिर्फ सीरियस और इन्फॉर्म इन्वेस्टर ही इस सेगमेंट में आए। तीसरा फर्क है लॉट मैकेनिक्स का। एसएमई आईपीओ में आपको शेयर इंडिविजुअली नहीं मिलते, एक फिक्स लॉट मिलता है जिसमें 50, 100, 200, 500 या 1000 शेयर्स हो सकते हैं, जो सेबी डिफाइन करता है। पूरे लॉट का पूरा पैसा अपफ्रंट देना होता है और अगले दिन वो पूरा लॉट आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाता है। वहीं मेन बोर्ड आईपीओ में आप मिनिमम एक सिंगल शेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां इस तरह का फिक्स लॉट कंपल्शन नहीं होता। ये स्ट्रक्चर फ्यूचर ट्रेडिंग से भी अलग है, जहां आप सिर्फ मार्जिन मनी जैसे कि 20 to 25% डिपॉजिट करते हो और डेली मार्क टू मार्केट सेटल होता है। एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं है, पूरा लॉट वैल्यू एक साथ पे करना पड़ता है। चौथा फर्क है लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का। मेन बोर्ड स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब बाय या सेल करना आसान होता है। वहीं एसएमई स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है और कभी कभी बायर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। प्राइस स्विंग्स भी बहुत ड्रामेटिक होते हैं। लिस्टिंग के दिन 90 से 100% तक अपर सर्किट लगना कॉमन है, लेकिन उतनी ही तेजी से क्रैश भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या समझना चाहिए, वो ये कि मेन बोर्ड में आप छोटे अमाउंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ये भी समझना होगा कि पैसा कंपनी में जा रहा है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के एग्जिट में। वहीं एसएमई में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कम मिलती है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होता है और ज्यादातर पैसा सीधा कंपनी में ही जाता है। एंगल 3 समझो, फाउंडर के नजरिए से फर्क। अब जरा फाउंडर की कुर्सी पे बैठकर सोचते हैं। जो आईपीओ इन्वेस्टर को सिंपल लगता है, फाउंडर के लिए वो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है। सबसे पहला फर्क है टाइम और स्पीड का। मेन बोर्ड आईपीओ लाने में स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी की वजह से जनरली 6 से 12 महीने लग जाते हैं, जबकि एसएमई आईपीओ का प्रोसेस कंपैरेटिवली सिंपल होने की वजह से 3 से 4 महीने में ही हो जाता है। तो अगर फाउंडर को जल्दी कैपिटल चाहिए, एसएमई रूट फास्टर है। दूसरा बड़ा फर्क है कॉस्ट का। मेन बोर्ड आईपीओ में मर्चेंट बैंकर्स, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, रोड शो सब मिलाकर कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्क्रूटिनी ही उतनी डीप होती है। एसएमई आईपीओ में ये कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होती है, जो छोटी कंपनीज के लिए अफोर्डेबल बन जाती है। वहीं तीसरा फर्क है ऑन गोइंग कंप्लायंस का बर्डन। समझो, मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल करने पड़ते हैं और उन्हें नेशनल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ता है। वहीं एसएमई कंपनी सिर्फ हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार रिजल्ट्स फाइल करती हैं और उससे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से भी छूट मिलती है। इसी तरह मेन बोर्ड कंपनी को मिनिमम 1000 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं पोस्ट लिस्टिंग, जबकि एसएमई के लिए ये नंबर सिर्फ 50 है। अब समझो चौथा पॉइंट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है मार्केट मेकिंग। एसएमई आईपीओ में एक्सचेंज को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए 3 साल तक मार्केट मेकर रखना मैंडेटरी होता है। मेन बोर्ड में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, क्योंकि वहां ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलरेडी हाई होती है ब्रॉडर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की वजह से। और एक स्ट्रेटेजिक एंगल ये भी है, जो कंपनीज अभी अपने कंप्लायंस स्ट्रक्चर को मैच्योर नहीं मानती, उनके लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पहले लिस्ट होने का एक प्रैक्टिस ग्राउंड भी बन जाता है। कंपनी एसएमई पे लिस्ट होकर अपना गवर्नेंस और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कर सकती है और बाद में माइग्रेशन गाइडलाइंस फुलफिल करके मेन बोर्ड पे मूव हो सकती है। तो फाउंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ छोटी या बड़ी कंपनी का सवाल नहीं है, ये स्पीड, कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कंप्लायंस रेडीनेस के बीच का ट्रेड ऑफ है। अब रेगुलेटरी एंगल समझो। सेबी ने एसएमई प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया था ताकि छोटी कंपनीज भी कैपिटल रेस कर सके बिना मेन बोर्ड के स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स के बोझ के नीचे दबे। तो अगर आप पेशेंस रखते हैं और अपनी रिसर्च थॉरो करते हैं, एसएमई आईपीओ एक हाई पोटेंशियल एंट्री पॉइंट बन सकता है उन कंपनीज में जो कल के बड़े नेम्स बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, हर इन्वेस्टर के पास इतना टाइम, रिसोर्सेज और नॉलेज नहीं है कि वो हर एसएमई कंपनी की डीप रिसर्च खुद कर सके। और ये रिस्क भी है कि गलत कंपनी चूज करने से पूरा पैसा डूब सकता है। इसी गैप को फुलफिल करता है वेंचरएक्स एसएमई फंड, जहां एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके लिए इन हाई ग्रोथ एसएमई अपॉर्चुनिटीज को केयरफुली फिल्टर, एनालाइज और ट्रैक करते हैं, ताकि आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग का रिस्क खुद ना उठाना पड़े।
तो अगर आप एसएमई सेगमेंट के ग्रोथ पोटेंशियल का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनली मैनेज रूट के साथ, तो वेंचर एक्स एसएमई फंड के बारे में जानना आपके लिए एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें या वेबसाइट विजिट करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। This content is for educational purposes only and should not be considered investment advice. Please do your own research before investing.